डॉक्टर नीलम देवी जैसे ही अपने बिस्तर से उठती है तो वह देखती है कि उनके दरवाजे को कोई जोर जोर से पीट रहा है। इतनी सुबह सुबह कौन आ गया है और घंटी ना बजाते हुए दरवाजा पिटे जा रहा है। बड़बड़ाते हुए नीलम देवी ने दरवाजा खोला। देखा तो सामने साधारण से कपड़े पहने एक लड़की खड़ी थी। उसकी आंखें देखकर लग रहा था जैसे बहुत रोई हो। कौन हो तुम और किससे मिलना है? मुझे मालती जी से मिलना है। पर वह तो अब यहाँ नहीं रहते हैं। 1 महीना पहले ही ये घर मुझे बेचकर चले गए हैं। चले गए? कहाँ चले गए? वो तो ये घर बेचकर अपने बेटे बहू के पास विदेश चले गए। इतना सुनते ही वह लड़की जोर जोर से रोने लगी और वह अपना सर पकड़कर बैठ गई। तो नीलम देवी ने उसे उठाया और घर के अंदर लाकर उसे सोफे पर बैठाया, लेकिन उसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो नीलम देवी ने उसे पानी पिलाया और उसे चुप करवाते हुए बोली, देखो, अगर तुम मुझे कुछ बताओगी नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम कौन हो और कहाँ से आई हो और किसको ढूंढ रही हो। पहले तो मुझे बताओ कि तुम इतना रो क्यों रही हो। मेरा नाम शोभा है। मैं और मेरी माँ मालती जी के यहाँ रहती थी। मेरी माँ मालती जी के घर में पिछले 20 सालों से खाना बनाने और उनके बेटे प्रमोद को संभालने का काम करती थी, क्योंकि प्रमोद के मम्मी पापा दोनों ही नौकरी करते थे। हम माँ बेटी यहाँ ऊपर सर्वेंट रूम में ही रहती थी। वह लोग बहुत अच्छे थे। हमको छत के साथ साथ 2 वक्त का खाना और कुछ रुपए मिल जाते थे। मैं और उनका बेटा प्रमोद, हम दोनों एक ही उम्र के थे। प्रमोद इस शहर के नामी स्कूल में पढ़ने जाता था और मैं एक छोटी सी सरकारी स्कूल में पढ़ने जाती थी। सब बहुत अच्छा चल रहा था। देखते ही देखते मैं 12वीं की परीक्षा भी पास कर ली और कॉलेज में आ गई। पर अब मेरी माँ थोड़ी कमजोर हो गई थी। अब वह पहले जितना काम नहीं कर पाती थी, इसलिए मैं उनका काम में हाथ बटाने लगी। तो धीरे धीरे करके मेरी पढ़ाई भी छूट गई और एक दिन ऐसा आया कि मेरी माँ मुझे इस दुनिया में अकेले छोड़कर चली गई। अब क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी? रिश्तेदारों के नाम पर गांव में बस मामा मामी ही रहते थे और मेरी मामी तो पहले से ही हम दोनों माँ बेटियों को पसंद नहीं करती थी। कहीं जाने का रास्ता नहीं सूझा तो मैंने मालती आंटी से पूछा कि क्या मैं यहाँ काम कर सकती हूँ। इस पर उन्होंने कहा, ठीक है, वैसे भी इस उम्र में मुझसे यह सब काम नहीं होंगे और मुझे एक केयर टेकर की जरूरत तो जरूर होगी ही, तो किसी और को रखने से अच्छा है कि मैं तुमको ही रहने दूं। तो उन्होंने मुझे अपने घर में ही आसरा दे दिया। कुछ सालों के बाद प्रमोद की पढ़ाई पूरी हो गई और वह नौकरी करने विदेश चला गया। अब बस घर में हम 3 ही लोग रहते थे। मालती आंटी बहुत अच्छी थी। आश्रय के साथ साथ मुझे पैसे और खाना भी देती थी। तो मैं भी अपनी पढ़ाई पूरी करने के बारे में सोची। खाली समय में पढ़ाई करती थी। 2 साल इसी में निकल गई। इस बीच प्रमोद विदेश से सिर्फ 2 बार ही घर आया था, पर इस बार प्रमोद को विदेश आए 1 महीना हो गया था और अब तक वह विदेश नहीं गया था। एक दिन अचानक ही मालती आंटी ने मुझसे पूछी, शोभा, क्या तुम प्रमोद से शादी करोगी? उनके इस सवाल से मैं हैरान हो गई। तो मैंने कहा, आंटी जी, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ और आपके घर में काम करती हूँ। बेटी, मुझे प्रमोद के लिए एक समझदार लड़की चाहिए जो इस घर को संभाल सके और प्रमोद का ध्यान रख सके। इसलिए मुझे तुमसे अच्छी कोई नहीं लगती। वैसे कोई जल्दी नहीं है, सोचकर बता देना। मेरे लिए यह फैसला बहुत कठिन था, क्योंकि उनका यह प्रस्ताव मुझे हैरान कर रहा था। पर मैं आंटी और प्रमोद को बचपन से जानती थी, इसलिए मैंने हाँ कर दिया, क्योंकि यह मेरे लिए एक सपना से कम न था। मेरी और प्रमोद की शादी का दिन तय हो गया। मालती आंटी ने कहा कि शादी में सिर्फ घर के लोग ही होंगे और शादी मंदिर में साधारण तरीके से करेंगे, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि कोई भी यह कहे कि नौकरानी को बहू बना रही है, जिससे किसी का भी दिल न दुखे। शादी का दिन आ गया और मैं प्रमोद की पत्नी और इस घर की बहू बन गई थी। सब सपना ही था। मैं बहुत खुश थी। सब मेरा ध्यान रखते थे। प्रमोद ने मुझे किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने देता था, पर बस एक अजीब सी बात थी जो मुझे परेशान कर रही थी। शादी के बाद से प्रमोद और मालती आंटी दोनों ही बच्चों के लिए जिद करने लगी और मैं शादी के 2 महीने बाद ही प्रेग्नेंट हो गई। सब मेरा बहुत ध्यान रखते थे। इस बीच प्रमोद 2-3 बार विदेश भी गया। खैर, ऐसे ही दिन बीतते गए और मैंने एक बेटे को जन्म दिया। बेटे को देखकर मैं बहुत खुश हुई, पर यह खुशी थोड़े ही दिन रही, क्योंकि अब घर में सबका व्यवहार बदलने लगा था। प्रमोद अब मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करता था और प्रमोद का मूड खराब देख मालती आंटी भी मुझे बात बात पर खरी खोटी सुनाती रहती। ऐसे ही 4-5 महीने बीत गए। फिर एक दिन अचानक से प्रमोद ने कहा, मैं तुमसे डिवोर्स लेना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। ये सुनकर मैं हैरान हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। मालती आंटी भी पास में ही खड़ी थी, पर वह कुछ नहीं बोली। ऐसे ही करते करते साल भर में तलाक हो गया और मेरा बेटा मुझे ना देकर प्रमोद को दे दिया गया, क्योंकि मैं तो खुद का ही पेट पालने में असमर्थ थी।
मैं उनके सामने रोती रही, गिराती रही, पर उन्होंने मेरी एक न सुनी। वैसे भी गरीब की कौन सुनता है। मुझे घर से निकाल दिया गया। अब मेरे पास गांव जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। इसलिए मैं दिल पर पत्थर रखकर अपने बेटे को छोड़ गांव में मामा मामी के पास चली गई। गांव में भी मामी ने बहुत बातें सुनाई और बोली, यहाँ आ तो गई है, पर कुछ दिनों में अपने लिए कोई और ठिकाना ढूंढ लेना। मैं अपने बच्चों के बिना नहीं रह पा रही थी। ऊपर से मामी के ताने सुन सुनकर थक चुकी थी। एक तो पूरे दिन घर का काम करवाती, फिर भी खाना देते रोती थी। ऊपर से बेटे की याद बार बार सताती रहती कि वह अपनी माँ के बिना कैसे रहेगा। और वैसे भी मुझे मामी के घर में भी कोई सुख तो था नहीं। इसलिए मैंने सोचा कि एक बार प्रमोद से बात कर लेती हूँ कि मुझे पत्नी के रूप में न सही, पर एक नौकरानी की हैसियत से ही मुझे इस घर में रहने दे, जिससे मैं अपने बच्चों के पास रह सकूं। बस यही सब सोचकर मैं यहाँ प्रमोद से बात करने आई थी। उसकी बातें सुनकर नीलम देवी की आंखें नम हो गईं। फिर शोभा ने अपने सूटकेस में से एक फोटो निकालकर नीलम देवी को दिखाई, जिसमें शोभा, प्रमोद और उनका बेटा था। फोटो को दिखाते हुए शोभा की आंखें नम हो आईं और बोली, मेरे पास बस यही एक फोटो है। इस फोटो में अपने बेटे को देखकर मुझे बड़ा सुकून मिलता है। नीलम देवी सोचने लगी, ऐसा कोई किसी के साथ भला कैसे कर सकता है। फोटो वापस अपने सूटकेस में रखकर शोभा बोली, अच्छा आंटी, मैं चलती हूँ। जब कोई ठिकाना ही नहीं है तो फिर कहाँ जाओगी। वैसे मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरे पास समय नहीं होता, इसलिए मुझे कोई घर की देखभाल करने वाली और खाना बनाने के लिए चाहिए। क्या तुम करोगी। शोभा नीलम देवी का धन्यवाद करते हुए काम के लिए हाँ कर देती है। देखते ही देखते 1 साल बीत गया। अब शोभा भी नीलम देवी के परिवार का हिस्सा बन गई थी। एक दिन नीलम देवी ने अस्पताल रिसेप्शन पर एक आदमी को अपना नाम प्रमोद कहते हुए सुना। उसने जब देखा तो वह पहचान गई। अरे ये तो वही मालती जी का बेटा प्रमोद है जिसने हमसे घर बेचा था। तभी वह उसके पास आई और बातें करने लगी। तुम तो घर बेचकर विदेश चले गए थे ना, तब यहाँ कैसे। अब हम वापस यहाँ इस शहर में आ गए हैं और दूसरा घर भी खरीद लिया है। चलो अच्छी बात है, पर क्या अपने घर दोबारा देखने नहीं आओगे। कल शाम को अपने पूरे परिवार को लेकर मेरे खाने पर आ जाना। अगर आप आओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप अरे जरूर आएंगे आंटी जी। बहुत दिन हो गए उस घर को देखे हुए। बहुत से यादें जुड़ी हैं उस घर से हमारी। शाम को नीलम देवी घर आ गई, पर शोभा को उन लोगों के बारे में कुछ नहीं बताया। बस इतना कहा कि कल शाम को कुछ मेहमान आने वाले हैं, इसलिए कुछ अच्छा सा खाना बना देना। अगले दिन शाम को प्रमोद और उसका परिवार नीलम देवी के घर खाने पर आ गई, तो नीलम देवी उन्हें सोफे पर बैठने के लिए कह देती हैं। इतने में मालती जी घर को देखकर बोली, आज तो पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। बहुत दिन हो गई इस घर को देखी हुई। अरे तो मालती जी, आपने गलती की। जब आप विदेश से वापस आ ही गए थे तो अपना घर देखने तो आना ही चाहिए था ना। कैसे आती नीलम जी, जब यह घर मेरा रहा ही नहीं। अरे कैसी बातें कर रही हो मालती बहन, ये घर आपका ही है। जब दिल चाहे तब आप यहाँ आ सकती है। इतना कहकर नीलम देवी शोभा को आवाज लगाती, शोभा जरा पानी लेकर आना। शोभा नाम सुनते ही प्रमोद और उसके माँ मालती जी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। इतने में शोभा पानी लेकर आई और सामने उन लोगों को बैठा देख तो चौंक गई। उसने अपने बेटे की तरफ देखा और दौड़कर उसे गले से लगाकर बहुत रोई। तो नीलम देवी शोभा को चुप कराते हुए उन सबको गुस्से से बोली, आप सबको सीधी सादी लड़की जो कि आपके परिवार का ही हिस्सा थी, उसको उसके बच्चे से दूर करते हुए शर्म भी नहीं आई। आंटी जी, मैं शोभा को कहां कहां नहीं ढूंढा, पर शोभा कहीं नहीं मिली। क्यों झूठी सफाई दे रहे हो। अरे जब ढूंढते ही तो तुम लोग उसे बेचारी को घर से ही नहीं निकालते। मैं जब नौकरी के लिए विदेश गया था तो मेरी मुलाकात अपने कंपनी में काम करने वाली एक विदेशी लड़की सपना से हो गई थी। मैं और सपना एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, पर जब घर में बताया तो माँ पिताजी ने शादी के लिए मना कर दिया। फिर मैं सपना से शादी कर ली, पर मैं घर पर मम्मी पापा को नहीं बताया। कुछ समय बाद पता चला कि सपना माँ नहीं बन सकती, तो मैं थोड़ा निराश हो गया और हम दोनों के बीच अनबन रहने लगी। हमने एक दूसरे को छोड़ने का फैसला किया। जब मैं घर आया तो बहुत गुमसुम सा रहने लगा था, क्योंकि यह सब बातें मैं घर पर नहीं बता पा रहा था। फिर एक दिन मम्मी पापा ने मुझे बहुत समझाया और शोभा से शादी करने को कहा, तो मैं भी मान गया। मैंने सोचा कि मैं विदेश कभी नहीं जाऊंगा, यहीं रहकर कोई नौकरी ढूंढ लूंगा और एक नई जिंदगी की शुरुआत करूंगा। पर शादी के कुछ समय बाद ही एक दिन अचानक सपना का फोन आया और वह मुझे मनाने लगी, अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने लगी। तो मेरा भी झुकाव फिर से सपना की तरफ बढ़ने लगा। फिर मोनू के पैदा होने के बाद मैं छोटी छोटी बातों पर शोभा से झगड़ा करने लगा। मम्मी पापा को भी छोटी छोटी बातों पर सपना के खिलाफ भड़काने लगा, ताकि मैं सपना के पास फिर से जा सकूं। ऐसे करते करते मैंने शोभा से तलाक ले लिया। मैं ये जानता था कि तलाक के बाद मोनू मेरे पास ही रहेगा और मुझे सपना के साथ साथ बच्चा भी मिल जाएगा।
फिर मैं सपना को तलाक देकर मम्मी पापा और मोनू को लेकर विदेश चला गया। यह सब सुनने के बाद शोभा मालती जी से बोली, मालती आंटी, आप तो मुझे अपनी बेटी के जैसी मानती थी, फिर आपने प्रमोद का साथ क्यों दिया? जब प्रमोद विदेश से कुछ दिनों के लिए घर आया था तो बड़ा ही गुमसुम सा रहता था, तो हमें लगा कि हमने उसे विदेशी सपना से शादी करने के लिए मना कर दिया, इसलिए यह गुमसुम रहता है। तो हमने सोचा कि कोई अच्छी सी लड़की देखकर इसके शादी कर देते हैं ताकि उस सपना को भूल जाए। हमने इसे बहुत सी तस्वीर दिखाई पर इसने हमें मना कर दिया। पर जब भी मैं प्रमोद को तुमसे बात करते देखती तो लगता कि तुमसे बात करके प्रमोद बहुत खुश रहता है, और तुम प्रमोद को बचपन से जानती हो और हम सब भी तुझे जानते हैं, इसलिए मैं तेरी शादी प्रमोद से करवा दी। पर मैं यह नहीं जानती थी कि प्रमोद पहले से ही सपना के साथ शादी कर चुका है। पर मोनू के पैदा होने के कुछ दिनों बाद परेशान रहने लगा। एक दिन मैंने उसे फ़ोन पर बातें करते हुए सुना कि मैं कुछ दिनों में विदेश आ जाऊंगा। तब मुझे शक हुआ। फिर मेरे और तुम्हारे अंकल जी के लाख पूछने के बाद प्रमोद ने हमें बताया कि वह सपना से पहले ही शादी कर चुका था और अब वह मोनू को लेकर वापस सपना के पास विदेश जाना चाहता है। हमने प्रमोद को बहुत समझाया पर वह नहीं माना और हमें भी अपने साथ ले जाने के लिए जिद करने लगा। हम अपने बेटे और पोते के बिना कैसे रहेंगे? बस इसी कारण हम ना चाहते हुए भी प्रमोद का साथ देना पड़ा और उसके साथ विदेश चले गए। यह कहते कहते मालती जी शोभा से माफी मांगने लगी। तभी डॉक्टर नीलम देवी को शक हुआ और उन्होंने पूछा, तो फिर आप सभी विदेश से वापस क्यों आ गई? और सपना कहाँ है? और प्रमोद शोभा को क्यों ढूंढ रहा था? जब हम वहां गए तो सपना के घर पर ही रहने लगे थे। कुछ दिन तो सब कुछ अच्छा चला, फिर मम्मी पापा और मोनू के लिए उसका व्यवहार बदलने लगा और कहने लगी कि वह इन सब के साथ नहीं रहना चाहती। धीरे धीरे उसे हम सब से कोई मतलब नहीं रहा। मोनू पर भी इस माहौल का बुरा असर हो रहा था और मम्मी पापा भी इस माहौल में नहीं रह पा रहे थे। जब सपना से मैं इस बारे में बात की तो बात बिगड़ गई और वह कहने लगी, अगर तुम्हें इतनी ही दिक्कत है तो तुम इन सबको लेकर यहाँ से निकल जाओ। फिर हमने फैसला किया और वापस यहाँ आ गए। यहाँ आकर मैंने शोभा को बहुत ढूंढा, यहाँ तक कि शोभा के गांव में मामा मामी के घर भी गया, पर किसी को कुछ पता नहीं था कि शोभा कहाँ है। हम सबको माफ कर दो शोभा, और अपने घर चलो। अपना घर होता है तो आप लोग मुझे घर से निकालते ही नहीं। शोभा, मैं तुम्हें अपने बच्चों के लिए बहुत रोते हुए देखा है। उसे माँ और पापा दोनों की जरूरत है, इसलिए चली जाओ बेटी। मैं उस घर में एक पत्नी और एक बहू के रूप में नहीं जाऊंगी। मैं बस अपने बेटे के लिए जाऊंगी और एक माँ का फर्ज निभाने जाऊंगी। अगर आप सबको मंजूर हैं तो मैं चलने को तैयार हूँ। बहू, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा, बस तुम यहाँ से हमारे साथ चलो। जाओ शोभा अपने बेटे के साथ, और ये मत सोचना कि मैं तुम्हें अलविदा कर दिया। ये घर भी तुम्हारा ही है, जब तुम्हारा मन करे तब मुझसे मिलने आ जाना। डॉक्टर नीलम देवी की बात मानकर शोभा उनके साथ वापस चली गई और अपने बेटे के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगी।